हे गाइस, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम भारत का भूगोल पढ़ चुके हैं और हम विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे और एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं फ्री में जीएस का नोट्स। फ्री में जीएस का नोट्स आपको उपलब्ध करवाया जाता है इस चैनल से। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर मैं भी जीएस का नोट्स फ्री में बनाऊं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान होता क्या है पहले ये समझते हैं। महासागरों से जुड़े तथ्य। समुद्र विज्ञान यानी समुद्रों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। समुद्रों में आने वाली लहरें, उनका ताप, उनका रंग, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, समुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई वगैरह वगैरह सब, यानी सब कुछ आज समुद्र का आज हम लोग इतिहास खोलेंगे। पूरा कैसे समुद्र बना है आज उसके बारे में अच्छे से आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए समुद्र विज्ञान? तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से समुद्र विज्ञान और बेहतरीन नोट्स बनाना शुरू कीजिए और समझिए। महासागरों से जुड़े तथ्य हैं कुछ। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एमटीएस में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? और मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को यह इस प्रश्न का जवाब हर बच्चे को ये याद होगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, मेरियाना गर्त, जिसे हम लोग मेरियन टर्च बोलते हैं, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। बड़ा महासागर तो आपने जान लिए कि प्रशांत महासागर है, और छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अब आइए हेडिंग डालिए महासागरीय तापमान। निर्धारित करने वाले इसके कुछ कारक हैं। महासागरीय तापमान को निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला कारक है सूर्य ताप की मात्रा, दूसरा है वाष्पीकरण एवं संघनन, तीसरा है ऊष्मा संतुलन, चौथा स्थानीय मौसमी धाराएं और सागरीय जल का घनत्व एवं लवणता। अन्य भी कुछ तथ्य हैं जो महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतरण नगण्य होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरीय जल का तापमान घटता है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे सागरों का होता है। व्यापारिक पवनों के कारण उष्णकटिबंधों में महासागर के पश्चिमी भाग अधिक गर्म होते हैं। ठीक है, पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग अधिक गर्म होते हैं। ये सब कुछ बिंदुएं थी जिसे आप लोगों ने जाना। अब ये जान लेते हैं महासागरीय लवणता। लवणता यानी नमकीन। जो समुद्र का पानी क्षारी होता है ना, नमकीन लगता है। वैसे टेस्ट तो नहीं करना चाहिए, टेस्ट करेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी पक्का। टेस्ट करने से बहुत नमकीन रहता है। अगर आपने कुछ उससे समुद्र का पानी पी लिया बिना प्यूरिफाई किए ही तो आप मर सकते हैं। ठीक है, लवणता सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले पदार्थों के भार के अनुपात ही सागरीय लवणता है। समझ गए लवणता क्या है? सागरीय लवणता। अब सागरीय लवणता की मात्रा प्रति 1000 ग्राम जल में घुले लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, यानी 1%। ठीक है, ये कोष्टक में मैंने उस चिन्ह को लिख दिया है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा यानी आइसोलेन कहलाती है। सागर की लवणता का मापन सैलिन्योक्टर यंत्र लवणता मापी द्वारा किया जाता है। यह इस यंत्र का नाम है सैलिनोनेक्टर। यह सागर की लवणता को मापा जाता है इससे। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवण होते हैं। सोडियम क्लोराइड 77% पाया जाता है मैक्सिमम। मैग्नीशियम क्लोराइड 10%, 10% वही। मैग्नीशियम सल्फेट
4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%। ठीक है। यह अन्य लवण पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हैं इसी क्रम में। महासागरीय की औसत लवणता 35% तक होती है। ठीक है। नदियाँ लवणता को सागरों तक पहुँचाने वाले कारकों के सर्वप्रमुख, परंतु नदियों द्वारा गए लवणों की कैल्शियम की मात्रा 60% होती है। नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड केवल 2% होता है। ठीक है। नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड केवल 2% होता है। समुद्रों के जलों में, सागरीय जलों में सोडियम क्लोराइड 77% होता है। समझ जाइए। ये बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए, एक कुछ मात्राएं आप याद कर सकते हैं। ठीक है। ये बहुत बेहतरीन नोट्स है। सर्वाधिक लवणता वाले कुछ क्षेत्र हैं लेक वान झील और मृत सागर और ग्रेट साल्ट लेक। इसमें आप देखिए, लेक वान झील में 330% तक है इसमें, और मृत सागर में 238%। जॉर्डन में है यह, वो टर्की में है 330 वाला, और अमेरिका में 220%। ग्रेट साल्ट लेक है यह, जिसमें 220% पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं। लवणता में वृद्धि करने वाले भी कुछ कारक हैं। उच्च तापमान, वर्षा का अभाव, अत्यधिक गर्म एवं शुष्क पवन, नदियों द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति। ठीक है। और लवणता को कम करने वाले कुछ कारक है। इसका निम्न तापमान हो गया, ठंडी पवनें हो गए, वाष्पीकरण की गति मंद होती है इसमें, सागरीय धाराएं होती है, नदी जल की अधिक मात्रा और अत्यधिक वर्षा। लवणता का वितरण उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40% अक्षांशों के मध्य होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है। नोट करके लिखिएगा। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में लवणता अधिक होनी चाहिए क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक है, किंतु इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण लवणता कम है। किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। मान लीजिए आपका सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, तो आप क्या उठाए, 1 मग पानी डाल दिए एक्स्ट्रा, तो नमक पानी में घुल गया, तो अब वो नमक का स्वाद समझ में नहीं ना आएगा, उतना नहीं ना समझ में आएगा। भले सब्जी खराब हो जाएगा, लेकिन नमक की मात्रा समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए जब इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए लवणता इसकी कम हो जाती है। समझ में आया? चलिए ठीक है। लवणता में भिन्नता के कारण है कुछ: स्वच्छ जल आपूर्ति, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की दर, सागरीय धाराएं, पौने एवं समुद्री जीव। ठीक है। सागरीय लवणता के स्रोत हैं कुछ: नदियाँ, पौने, सागरीय लड़े और ज्वालामुखी की क्रिया है सब, ये सब। महासागरीय जलधाराएं हैं, जो जलधाराओं की उत्पत्ति के ये सब कारक हैं, इन्हें देख लीजिएगा। और गर्म एवं ठंडी जलधाराएं हैं ये, जो सागरीय जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं और गर्म जलधारा होती है। इसकी प्रमुख गर्म जलधाराएं हैं किरोसिया की धारा और अलास्का की धारा, सुस्मिया की धारा, एलिनिनो की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। ठीक है। दूसरा है ठंडी जलधारा। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने वाली धाराएं ठंडी जलधारा होती हैं। प्रमुख ठंडी जलधाराएं भी हैं क्यूराइल, कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट, ओखोत्स्क धारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा। ठीक है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा गति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं: पृथ्वी का परिभ्रमण, जो कोरियोलिस बल है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण है। महासागरीय कारक हैं तापक्रम है, लवणता है, ये सब है। बाह्य कारक है वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा, वाष्पीकरण, सूर्यताप। ठीक है। धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले भी कुछ कारक हैं। धाराओं में मानी सागरीय लहरों में जो धारा बहती है, उसका धारा में परिवर्तन लाने के भी कुछ कारक है। मौसम में अगर परिवर्तन होगा तो धारा में बदलाव होगा। तट की दिशा एवं आकार पर भी धारा निर्भर करती है, और नितल की स्थलाकृतियों पर भी धारा निर्भर करती है। ठीक है। जल धाराओं पर कोरियोलिस बल का प्रभाव एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, कोई भी एक बार पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि आखिर किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब इतनी आसान भाषा में नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में मिल रहा है आपको। ठीक है। महासागरीय धाराओं का महत्व है: पृथ्वी के क्षैतिज जिस्मा संतुलन को स्थापित करती है, वर्षा करवाती है और विशेषकर
महाद्वीपों के पूर्वी भाग में मरुस्थलों का निर्माण, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में हिमशैल खंडों का प्रवाह जलयानों के लिए खतरा है। नोट करके लिखेंगे, गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने से तापीय वितक्रमण की स्थिति बनती है, अतः उस क्षेत्र में पल्वकों का विकास होता है, मछलियों की संख्या में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन केंद्र की स्थापना और हरे से भरा मौसम होता है। अब आइए महासागरों के अनुसार इनकी कुछ जलधाराएं होती हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं गर्म एवं ठंडी होती हैं। गर्म उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं होती है और क्यूरेशिया की जलधारा, अलास्का की जलधारा और सुसीमा की जलधारा, ठीक है। और ठंडी कुराइल की जलधारा होती है, कैलिफोर्निया की जलधारा और हेम्बोल्ट यानी जिसे हम पेरू जलधारा बोलते हैं, अंटार्कटिका का प्रवाह और ओखोटस का धारा। इधर की धाराएं क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है। अब आइए अंटार्कटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ लेते हैं। ये जो साइड में लिखा गया है, ये वाला यहाँ पर गर्म लिखा गया है, ये जो होती है अंटार्कटिक महासागर की जो जलधाराएं होती हैं ये गर्म होती हैं और ये वाली ठंडी होती हैं, समझ गए। अब हिंद महासागर की ये जलधाराएं हैं, ये वाली गर्म होती है, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, और ठंडी होती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। जल डमरू मध्य एवं जल संधिया ये जान लेते हैं। जल डमरू मध्य एवं जल संधि में अंतर क्या है, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करते हैं। जल डमरू मध्य उसे हम कहेंगे जो दो महाद्वीपों के बीच संकरी पट्टी होती है और महाद्वीपों को जोड़ती है एवं महासागर तथा समुद्रों को अलग करती है, उसे हम क्या कहेंगे, जल डमरू धारा। जो भी महाद्वीपों को जोड़ेगी और महासागर तथा समुद्रों को अलग करेगी उसे हम जल डमरू मध्य कहेंगे। पनामा नहर ये पनामा नहर है और दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका को मिलाती है तथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, ठीक है। अब जल संधि क्या है, यह महासागरों के बीच स्थित संकरी पट्टी होती है और सागरों एवं महासागरों को जोड़ती है, ठीक है। संधि का मतलब ही होता है जुड़ना, जो जोड़ेगा वो संधि और जो अलग करेगा वो जल डमरू मध्य, ठीक है। डमरू से आप डमरू अलग अलग होता है ना, एक इस साइड का, एक लेफ्ट का, एक राइट का, अलग अलग रहते हैं तब बजते हैं, एक साथ रहेंगे तो नहीं बजेंगे, ये अलग रहेंगे तभी बजेंगे, ठीक है। इस चीज़ से आप भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। प्रमुख जल संधियाँ एवं देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप याद करेंगे, अगर आप अपने दैनिक जीवन में उस पर मतलब प्रयोग करके उसे याद करेंगे तो आपको आसानी से आप याद कर सकेंगे। मतलब रटने से नहीं होता है, बस चीज़ों को पढ़िए और उसे अपनी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, तो उससे चीज़ें मतलब दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती हैं। बस पढ़ते रहेंगे तो उससे नहीं आएगा, बस उस चीज़ों को पढ़िए और समझिए और अपने दैनिक जीवन में उसे रिलेट कीजिए तो समझ जाएंगे, ठीक है। अब ये जान लेते हैं गोजाम्बिक जलमार्ग। बस जीएस ही नहीं, जैसे इंग्लिश का कोई वर्ड हो जाएगा, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उससे भी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपको वर्ड मीनिंग सब बहुत सारे होते हैं, नहीं याद हो पाते हैं, तो उससे आप कोई सी चीज़ का स्पेलिंग हो गया तो उसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ से रिलेट करके। उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर चीज़ कोई भी विषय अगर आप पढ़ेंगे तो। पनामा नहर, अभी उधर बच्चे पूछेंगे कि पनामा नहर क्या है, ये किस चीज़, तो मैंने भी नीचे सब कुछ लिख दिया है कि बच्चों को कहीं से भी कुछ समझ में ना आए। बस आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि मुझे इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में यह सवाल बन रहा है। हर एक सवाल का पहले जो सोच के रखा गया कि आपके मन में कौन सा सवाल बन सकता है, वो हर चीज़ इसमें लिख दिया गया है, ठीक है। प्रमुख जल संधियाँ और जल डमरू मध्य हैं कुछ, आइए उन्हें जान लेते हैं। अफ्रीका का महाद्वीप और बाव अल मैंडेव और जिम्बाल्टर जल संधि, ये सब होते हैं जो यमन से होते हुए लाल सागर और जिबूती से यहाँ से निकलते हुए अदन की खाड़ी और बाब अल मंडेव तक जाती हैं। यहाँ से नीचे से अलग, यहाँ से देखिए ये वाली अलग कर रही है और इन चीज़ों को क्या कर रही है, ये वाली जोड़ रही है, ठीक है। भूमध्य सागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ रही है। अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये वाली लाल सागर से और अदन की खाड़ी से ये क्या कर रही है, जोड़ रही है, ठीक है।
गोजाम्बिक जलमार्ग यह मेडागास्कर द्वीप एवं गोजाम्बिक के बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से अलग करती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। पनामा नहर गाटून झील से होकर गुजरती है। ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिएगा। मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच स्थित होती है और उत्तरी अमेरिका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका। बेरिंग जल संधि, ये सब जल संधियों के बारे में बताया गया है। बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है और उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका को रूस यानी एशिया से जोड़ती है, अलास्का। ठीक है, ये सब जल संधि मैंने जो एग्जामों में पूछे जाते हैं वो हर एक चीज़ को लिख दिया जाए। जल संधि से बच्चों प्रश्न बनता ही बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। डेविस जल संधि यह बेफिन की खाड़ी एवं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच स्थित है। हडसन, अगर आप वीडियो को देखने में अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है, जैसे ये कोई कुछ चीज़ लिखा गया है इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो की अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ाइए। इतना एमबी बचा के क्या करोगे, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लोगे तो अच्छे से देख पाएंगे आप लोग। ठीक है, क्वालिटी को थोड़ा आप बिल्डअप बढ़ा लीजिए, इतना एमबी नहीं ख़त्म होगा। टोर्स जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और पड़ुआ न्यू गिनी के ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ जल संधियाँ थी, उनके बारे में मैंने लिख दिया है और बता भी दिया है। आप इसे नोट कीजिएगा और ज़रूर से इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जानते हैं कुछ यूरोप के बारे में। इंग्लिश चैनल मैंने जानते हैं चैनल क्या होता है। चैनल जो होते हैं यह उत्तरी अमेरिका सागर अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। मैंने इस चीज़ को, मैंने जो जियोग्राफी की बेसिक क्लास जो मैंने चलाया है उसमें ये इस चीज़ को बताया गया है, इस चीज़ को मैंने बताया है। तो आप बेसिक, वो वाला बेसिक जो मैंने जियोग्राफी का एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, उसमें बेसिक चीज़ों को एकदम बताया गया है, जैसे नहर और के बारे में, वायुमंडल के बारे में, अपसौर उपसौर, ये सब उष्णकटिबंधीय क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये सब हिमालय पर्वत के बारे में, कौन सा पर्वत सबसे छोटी सबसे ऊंची है, ये सब बताया गया है। जियोग्राफ उसका कब से करीब 8 या 10 पार्ट चला होगा, 8 या 10 भाग में उसका वीडियो बना होगा इसी चैनल पर। जियोग्राफी करके उसका थंबनेल होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ही सब कुछ लिख करके लिखा है मैंने। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका भूगोल का जो बेसिक चीज़ है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डोवर जल संधि ये भी जान लीजिए, यह ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग करता है। और बॉस्फोरस जल संधि यह यूरोप एवं एशिया को सीमा बनाता है और यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, अब एशिया के बारे में जान लेते हैं। स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और यह पोर्ट साइन उत्तरी से होकर पोर्ट टेफिक स्वेज तक विस्तृत होती है। मतलब ये नहरों के बारे में और जो जल संधि ये जो है इन सबको बताया गया है कि ये कहाँ से किसको जोड़ रही हैं, किसको अलग कर रही हैं। ठीक है, यही इन सब के बारे में बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। अब पूछेंगे वायुमंडल क्या होता है। बच्चों बेसिक जियोग्राफी की मैंने क्लास इसीलिए चलाई है कि जब मैं पढ़ाने जाऊं, मतलब भूगोल का सिलेबस, तो आप कहीं से कुछ आप पूछे नहीं। ठीक है, भूगोल ऐसा टॉपिक है, बेसिक चीज़ इसका भी क्लियर होना चाहिए। मतलब धीरे धीरे मैं पढ़ाता, ऐसे दूसरे मास्टर ने किया है अचानक से बहुत लेंदी क्वेश्चन सब करा दो, बच्चे जानेंगे कि हाँ यहीं से आएगा यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बेसिक चीज़ आप पढ़ लीजिए जियोग्राफी का, तब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल का संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस एवं तरल कण भी पाए जाते हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। वायुमंडल का 99% भाग भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। पहले वायुमंडल की ऊंचाई 800 किलोमीटर तक मानी जाती थी, परंतु नवीनतम खोजों के अनुसार वायुमंडल की ऊंचाई
32,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, इसकी कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है वायुमंडल का। वायुमंडल में विद्यमान गैसों की मात्राएं ये सब तो आप लोग जानते होंगे। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, जियान, निप्रान, क्रिप्टान, ये सब अन्य गैस हैं। ये सब देखिए, ये जो सक्रिय गैस होती हैं एक और अक्रिय गैस होती है। ये अक्रिय गैस है, नियान, जिनान, क्रिप्टान, रेडान। ये मुझे मतलब याद है, ये मतलब हमारे गुरुजी होते थे, वो इतना इस चीज़ को रटवा दिया था, केमिस्ट्री की ये चीज़ है, ये हम लोग को याद हो गया था। वो थोड़ा अलग भाषा में वो लोग बोलते थे, मतलब आते आए थे ये बोलते थे नियान, जियान, क्रिप्टान, रेडान। अजीब, मतलब हर चीज़, मतलब किसी चीज़ वो चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जाती थी। ठीक है, ये आप जान लीजिए कि वायुमंडल में विद्यमान गैसों की मात्रा आप लोग ने जान लिया। हाइड्रोजन का 0.005% है और नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आइए नाइट्रोजन के बारे में अब जानते हैं। नाइट्रोजन, इसकी उपस्थिति के कारण वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परिवर्तन का आभास होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमें यह कुछ चीज़ अभाव नहीं होगा। ठीक है, इस गैस का कोई रंग, गंध एवं स्वाद नहीं होता है। इन वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इसमें आग पर नियंत्रण रहता है और नाइट्रोजन से पेड़ पौधों को में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, ऑक्सीजन, यह जीवनदायी या गैस है जो श्वसन क्रिया में काम आती है। ऐसे तो हम फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, यही जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमें ऑक्सीजन की जब घंटे के हिसाब से देना पड़ता है ऑक्सीजन का फीस, तब हमें समझ में आता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो बच्चों, अपने जीवन काल में कम से कम 11 पेड़ जरूर लगाएं, वो भी पीपल का पेड़ लगाएं। ठीक है, कम से कम, क्योंकि पीपल हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, हाँ, आइए जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक भारी गैस है, इसलिए वायुमंडल की निचली परत में ही मिलती है। यह पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस है। और अब आइए, हाइड्रोजन है, यह एक हल्की गैस है जो लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन क्या है, जिसे लोग बोलते हैं ओजोन परत में छिद्र हो गया। ओजोन परत सूर्य की किरणों को रोकता है, जो भी हानिकारक किरणें हैं उन्हें रोक लेता है और वहीं से ऊपर की तरफ भेज देता है या अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। ठीक है, यह जलवायु का सर्वाधिक प्रभावित करता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ जलवाष्प की मात्रा को भी कमी आती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यताप के कुछ भाग को अवशोषित करता है और पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को सजाए रखता है तथा इस प्रकार यह एक कुंभल का काम करता है, जिसमें पृथ्वी ना तो अधिक गर्म और ना अधिक ठंडी होती है। ठीक है, इसी के अगर ये ओजोन परत हट जाए तो समझ लीजिए दुनिया ही पूरा खत्म हो जाएगा। यह वर्षा करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। धूल के कण प्राय वायुमंडलीय की निचली परतों में पाए जाते हैं। अधिकांश धूल कण आर्द्रगाही बनकर बादल निर्माण में भाग लेते हैं और धूल कण सूर्य की किरणों को परावर्तित भी करते हैं। समझ लिए आप। ये वायुमंडल की संरचनाएं हैं। वायुमंडल को 5 मुख्य परतों में बांट सकते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्त मंडल। आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, 7 या 8 में ही इन सब के बारे में बताया गया। क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है। बच्चों, वही चीज़ आप शुरू से अगर अच्छे से पढ़े रहते हैं तो ये चीज़ आपको पढ़नी नहीं पड़ती। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अब क्षोभ मंडल के बारे में हर चीज़ बताया गया है। क्षोभ मंडल से क्या क्या जरूरी चीज़ है उन सब के बारे में लिख दिया गया है। समताप मंडल, यह जो होता है यह क्षोभ सीमा के ऊपर से शुरू होता है और पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत है। समताप मंडल कहाँ मिलेगा, क्षोभ सीमा के ऊपर से शुरू होगा। मान लीजिए क्षोभ मंडल एकदम सबसे नीचे है, तब उसके बाद आपको समताप मंडल मिलेगा, तब आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। ठीक है, यानी एकदम समताप मंडल यानी क्षोभ मंडल समताप मंडल से दबा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए मध्य मंडल, यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक है।
अब ये मध्य मंडल कहाँ मिलेगा आपको? यह मध्य मंडल सप्ताप मंडल के ऊपर मिलेगा। ठीक है। अब आइए आयन मंडल। यह मध्य मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल में पाया जाता है। यह मध्य मंडल के ऊपर रहता है। ठीक है, आपने जान लिया और मध्य मंडल भी जानी गए। अब आइए आयन मंडल के बारे में जानेंगे। आयन मंडल को भी 3 छोटी परतों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर है। आयन मंडल क्या होता है? मध्य मंडल के ऊपर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। यहाँ पर उपस्थित गैस के कण विद्युत अवशोषित होते हैं और वायुमंडल को इसी परत पर रेडियो तरंगों को प्रवर्धित किया जाता है। ठीक है, और ये आयन मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। कारण होता है वायु के कणों की विद्युत अवशोषित होना। ये 3 छोटी परतों का आप जान लीजिए, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। ये क्या होते हैं? डी लेयर क्या होता है? यह 60 से 99 किलोमीटर के बीच स्थित होता है और यह इस परत में रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन होता है। इसमें ई लेयर में इस परत में रेडियो तरंगों के मध्यम में तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन होता है और एफ लेयर में इस परत में रेडियो तरंगों की लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों का परावर्तन होता है। जान गए। अब बहिर्मंडल क्या होता है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और यहाँ पर वायु बहुत विरल होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं सूर्य ताप। सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य ताप क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर आने वाली सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, और सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य ताप से 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कर देर से पृथ्वी पर धरातल ऊर्जा तक प्राप्त होता है। सौर विकिरित ऊष्मा का 51% पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। जो बच्चों आप धूप लेते हैं सुबह सुबह, खिली खिली ताजी, कहते हैं एकदम ताज़ा धूप ले रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा वो कितने लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी धूप होती है। जो सूर्य है वो बहुत ही बड़ा है और उसके केंद्र से सूर्य का प्रकाश निकलता है और उसके केंद्र से पूरा जितना सूर्य है जितना बड़ा, उसके पूरे केंद्र से पूरा उस प्रकाश को निकलने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। ठीक है, अगर मेरी आप बातों का विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं तापमान में विषमता के कारण क्या है और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सूर्य के किरणों का आपतन कोण और दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि और वायुमंडल की पारगम्यता और विषुवत रेखा से दूरी। ठीक है, और तापमान में विषमता के कारण है अक्षांशीय वितरण और दूसरा है ऊंचाई, तीसरा स्थल एवं जल का प्रभाव, चौथा है समुद्री धाराएं और पांचवा है प्रचलित वायु। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा बजट के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और वायुमंडल का ठंडा एवं गर्म होना इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, विकिरण के द्वारा, संवहन के कारण, अभिवहन के कारण और संचालन के द्वारा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। कल हम लोग ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे, हीट बजट के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।